नमस्कार विद्यार्थियों, जय नारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय महाविद्यालय फलोदी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान में प्राग ऐतिहासिक प्रस्तर धातु युग के अंतर्गत कालीबंगा सभ्यता के बारे में विस्तृत चर्चा की। आज हम आहड़ की सभ्यता के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत आहड़ की सभ्यता का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आहड़ की सभ्यता, आहड़ या आगाटपुर की सभ्यता। ये जो आहड़ या आगाटपुर की जो सभ्यता है, ये उदयपुर नगर से लगभग 2-3 मील दूरी पर स्थित एक आहड़ नामक कस्बा है, वहाँ से प्राप्त हुई संस्कृति है आहड़ संस्कृति। ये जो आहड़ संस्कृति है, ये लगभग 4000 वर्ष पुरानी संस्कृति है। आहड़ की संस्कृति आज खंडहरों के ढेर में दबी हुई पड़ी है। खंडहर का जो ये ढेर है, ये 1600 फुट लंबा और 550 फुट चौड़ा है। आहड़ की जो सभ्यता है, इसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने वे सर्वप्रथम जिन्होंने उत्खनन कार्य करवाया वो है 1953 ईस्वी में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। महत्वपूर्ण है, आहड़ सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने व उत्खनन का कार्य करवाने का जो श्रेय है वो पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को है, और इन्होंने ये जो उत्खनन कार्य है ये 1953 ईस्वी में करवाया। 1956 ईस्वी में ही श्री रतनचंद्र अग्रवाल, जिनको शॉर्ट में RC अग्रवाल कहा जाता है, द्वारा आहड़ संस्कृति का व्यापक उत्खनन करवाया गया। 1961-62 ईस्वी में पूना विश्वविद्यालय के डॉक्टर HD सांकलिया, धीरजलाल सांकलिया वे VN मिश्रा द्वारा भी उत्खनन कार्य जारी रखा गया। अभी तक सभी उत्खनन कार्य परीक्षण की दृष्टि से ही किए गए हैं, अभी समुच्चय क्षेत्र की खुदाई नहीं की गई है। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से यह प्रमाणित होता है कि जो आहड़ है वो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जब ये 1961-62 ईस्वी में खुदाई की गई, उस दौरान विजय कुमार श्री PC चक्रवर्ती उत्खनन के इस अभियान के समय राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित रहे। आहड़ सभ्यता के उपनाम या अन्य नाम। आहड़ सभ्यता को अन्य किस नामों से जाना जाता है और कौन कौन से नामों से इस सभ्यता को जाना जाता है? आहड़ सभ्यता का जो प्राचीन नाम है वो है ताम्रवती नगरी। ये इसके जो नाम है अलग अलग अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी। किसका प्राचीन नाम है? आहड़ सभ्यता का। इसका कारण है ये तांबे के औजारों के बनने का केंद्र था और सर्वाधिक तांबे के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसको आगाटपुर या आगाट दुर्ग के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ के जो स्थानीय लोग इसे धूलकोट, क्षेत्रीय भाषा में इस क्षेत्र को धूलकोट के नाम से पुकारते हैं। डॉक्टर सांकलिया का कहना है कि आहड़ या बन्ना संस्कृति, आहड़ सभ्यता को डॉक्टर सांकलिया ने आहड़ या बन्ना संस्कृति कहा है। बन्ना संस्कृति कहने के पीछे कारण है, इस सभ्यता का विकास बनास नदी घाटी में हुआ। आहड़ सभ्यता का अन्य नाम मृतकों के टीलों की सभ्यता भी है। चूंकि आयड़ नदी के किनारे अवस्थित है आहड़ सभ्यता, अतः इसको आहड़ सभ्यता कहा जाता है। जो आयड़ नदी है ये उदयसागर झील जो कि उदयपुर में है, उदयसागर झील में गिरने के बाद बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। ये जो आहड़ संस्कृति है, इसके जो अलग अलग नाम कौन कौन से हो गए? ताम्रवती नगरी, आगाटपुर या आगाट दुर्ग, धूलकोट, बन्ना संस्कृति, आहड़ सभ्यता, मृतकों के टीलों की सभ्यता। ये एक ग्रामीण प्रधान संस्कृति थी। खुदाई से प्राप्त विभिन्न स्तरों में आहड़ सभ्यता के 3 चरणों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। प्रथम जो चरण है वहाँ
स्फटिक पत्थरों के प्रयोग की बहुतायत मिली है। इन्हीं से विभिन्न औजार व उपकरण वगैरह बनाए जाते थे। जो द्वितीय चरण की खुदाई हुई है उस खुदाई में ताम्र, कांस्य व लौह युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं तथा तृतीय चरण से मृदभांड संबंधी सामग्री प्राप्त हुई है। आहड़ वासियों का निवास स्थान, यहाँ के लोगों का जो निवास स्थान था वो किस प्रकार का था, मकान वगैरह कैसे बनाए जाते थे। तो पत्थर व धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकानों का निर्माण किया गया था। सामने से सफाई से चिनाई की जाती थी तथा मुलायम काले पत्थरों का उपयोग अधिक किया गया था। ये जो मकान थे छोटे व बड़े दोनों थे। मकानों के जो कमरे थे वे विशेषतः बड़े होते थे। यहाँ बड़े कमरों की जो लंबाई चौड़ाई है 33 × 20 फीट तक देखी गई है। कुछ कमरों की नींवें भी मिली है जिनका आकार 23 फुट लंबा, 15 फुट चौड़ा तथा 9 फुट लंबे व 9 फुट चौड़े हैं। कमरों में बांस की पर्दी बनाकर बड़े कमरों को छोटे कमरों में परिणित किया जाता था। जो पर्दी थी, पर्दी पर चिकनी मिट्टी चढ़ाकर टिकाऊ बनाया जाता था। दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर किया जाता था और दीवारों को सुंदर बनाने व आकर्षक बनाने के लिए मिट्टी के गारे में स्फटिक गुटके तथा छिलके मिला दिए जाते थे। फर्श को भी मिट्टी से लीपा जाता था। फर्श बनाने के लिए वे लोग काली मिट्टी के साथ नदी की बजरी भी मिला देते थे। मकानों की जो छतें थी, कच्ची छतों के बीच बांस के प्रयोग की भी जानकारी मिलती है। इन छतों को लकड़ी की बल्लियों द्वारा उठाकर रखा जाता था जो नीचे कच्चे फर्श में गाड़ दी जाती थी। गंदा पानी निकालने के लिए नालियों की वैज्ञानिक पद्धति से भी आहड़वासी सुपरिचित थे और इसके लिए 15-20 फुट के गड्ढे खोदकर मिट्टी के पकाए गए घड़ों को एक दूसरे पर बिठाकर पानी सोखने के गड्ढे, जिनको सोक पिट कहा जाता है, सोक पिट बना दिए जाते थे। और ये जो पद्धति थी, ये नालियों की जो वैज्ञानिक पद्धति, एक के ऊपर एक गड्ढे रखकर पानी सोखने के गड्ढे बनाए जाते थे। इसको चक्रकूप कहा जाता था। कुछ मकानों से 2 या 3 चूल्हे और एक मकान से 6 चूल्हों की संख्या भी देखी गई है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आहड़ में बड़े परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था थी अथवा सार्वजनिक भोजन बनाने की भी यहाँ व्यवस्था की जाती थी। अनाज रखने के बड़े मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। इन मृदभांडों को स्थानीय भाषा में गोरे व कोट कहा जाता था। जो बड़े अनाज रखने के बड़े मृदभांड प्राप्त हुए हैं उनको स्थानीय भाषा में गोरे व कोट आहड़ से प्राप्त। मृदभांड व बर्तन। आहड़ की खुदाई में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के विशिष्ट आकृति वाले कुछ मृदभांड भी मिले हैं, जिससे ज्ञान होता है कि आज से लगभग 3-4 हजार वर्ष पूर्व अर्थात सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में सिंधु सभ्यता का मेवाड़ में प्रवेश हुआ होगा। यद्यपि यह कहना अत्यंत कठिन है कि यह संपर्क किस दिशा से और किस साधन के द्वारा हुआ होगा। उत्खनन से प्राप्त जो सामग्री है उसमें सबसे अधिक संख्या है मृदभांडों की है। जो लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का आहड़ एक प्रमुख केंद्र था। आहड़ से प्राप्त जो मृदभांड है लाल काले रंग के मृदभांड, लाल काली धरातल वाले चमकीले पात्र जिनकी जो ऊपर की जो चमकदार पॉलिश है, ग्लेज की चमकदार पॉलिश की जाती थी पात्रों पर, अंदर से संपूर्ण काले रंग के वे बाहर से ऊपर की ओर गर्दन तक काले और उसके नीचे संपूर्ण लाल रंग के हैं। इसे उल्टी तपाई विधि से पकाए जाने के कारण इनका जो रंग है इस तरह का हो जाता था। ऐसे जो मृदभांड है 3 प्रकार के प्राप्त हुए हैं। एक तो सादे जिन पर किसी प्रकार की डिजाइन नहीं की गई, और दूसरे जिन पर अंदर व बाहर की ओर हल्की डिजाइनें बनी हुई है, और
तीसरी है बाहर की ओर गर्दन पर सफ़ेद रंग से कई प्रकार की लाइनें व बिंदु बनाए गए हैं। इन बर्तनों में दैनिक उपयोग में आने वाले बर्तन सभी आकार के मिलते हैं, जिनमें घड़े, कटोरियाँ, रकाबियाँ, प्याले, मटके, भंडार के कलश, ढक्कन आदि मुख्य हैं। गहरे लाल रंग के मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं, जिन्हें उकेरण विधि, ऊपर चिपकाई विधि व तराश कर अलंकृत किया जाता था। साधारणतः मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाते थे, परंतु चाक का प्रयोग भी किया जाता था। खुदाई में किसी भी प्रकार का धान उपलब्ध नहीं हुआ है, हालांकि बर्तनों पर भूसे व धान के चिन्ह मिले हैं। दीपों की प्राप्ति इस बात का संकेत देती है कि पूजा का जो मुख्य अनुष्ठान था वो दीपक जलाना रहा होगा। विभिन्न प्रकार के बर्तनों से यह संकेत मिलते हैं कि 2000 से 1000 ईस्वी पूर्व में आहड़ वासियों का ईरान से भी संबंध था। जो बिना हत्थे के छोटे जल पात्र प्राप्त हुए हैं, वो जल पात्र ईरान में भी मिले, अतः आहड़ वासियों का संबंध संभवतः ईरान से भी था। मुद्राएं, मुहरें व उपकरण। आहड़ की खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। जो 6 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है, ये मुद्राएं यूनानी है। इनमें एक मुद्रा पर त्रिशूल खुदा हुआ है और दूसरी में अपोलो खड़ा हुआ दिखाया गया है, जिसके हाथों में तीर व पीछे तरकस है। इस मुद्रा के किनारे यूनानी भाषा में कुछ लेख लिखा हुआ है। लिपि के आधार पर इस मुद्रा का काल 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व आंका गया है। पाषाणकालीन उपकरण, राम, सेकास्म और स्फटिक भी प्राप्त हुए हैं आहड़ से। स्फटिक पत्थर जो होता था उससे औजार भी बनते थे। लघु आकृति के ये जो औजार थे लघु आकृति के थे और बेडोल थे, परंतु इनके जो किनारे हैं वो बहुत ही धारदार दिखाई देते हैं। गीली लकड़ी, चमड़ी तथा हड्डियों को छीलने में ये औजार काफ़ी उपयोगी रहे होंगे। आहड़ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ तथा काफ़ी संख्या में ताम्रमल और कुछ ताम्र कलाकृतियाँ व तांबे की चादरें भी प्राप्त हुई है। इसी आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं का विचार है कि उस काल में यह स्थान तांबे की वस्तुएं बनाने का एक प्रमुख केंद्र रहा होगा। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थानों पर तांबा शायद यहीं से भेजा जाता था। तांबा गलाने की भट्टियाँ जो अर्धगोलाकार है वो भी आहड़ से प्राप्त हुई है। संभवतः आहड़ एक औद्योगिक नगर था तथा ताम्र उद्योग यहाँ का प्रमुख व्यवसाय था। यहाँ से 40 ताम्र खनिज आहड़ क्षेत्र व आसपास के क्षेत्र से 40 ताम्र खनिज निकालने की खदानें भी प्राप्त हुई है। 89 लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। 79 लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें उपयोगी कुल्हाड़ी, चाकू और कील की तरह ये जो उपकरण हैं उपयोग में लिए जाते थे। स्पष्ट है कि आहड़ क्षेत्र में लौह संस्कृति का भी प्रवेश हो चुका था। ये 79 जो लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, इससे ये प्रमाणित होता है कि यहाँ लौह संस्कृति का भी प्रवेश हो चुका था। आहड़ से मातृ देवी की मृण मूर्ति भी प्राप्त हुई है। मणियाँ व आभूषण। आहड़वासी कीमती पत्थरों जैसे गोमेद, स्फटिक से गोल मणियाँ बनाते थे और ऐसी मणियों के साथ कांच, पक्की मिट्टी, सीप और हड्डी के गोलाकार छेद वाले अंड भी लगाए जाते थे। इन मणियों का उपयोग आभूषण बनाने तथा ताबीज की तरह गले में लटकाने हेतु किया जाता था। इनके ऊपर सजावट और अलंकरण का काम भी किया जाता था। इन मणियों का आकार गोल, चपटे, चतुष्कोणीय व षटकोणीय होता था। आहड़ वासियों के जो आभूषण थे वो आभूषण अधिकांशतः पक्की हुई मिट्टी के मणके थे। पक्की हुई मिट्टी के मणकों के आभूषण थे अधिकांशतः, लेकिन कुछ कीमती पत्थरों के आभूषण भी थे।
खुदाई में 2 प्रकार के मणके या मणियाँ प्राप्त हुई है। प्रथम तो कीमती पत्थरों की और दूसरी पक्की हुई मिट्टी की। डॉक्टर एच.डी. सांकलिया का कहना है कि जिन मणकों पर रेखाएं अंकित है वे मध्य एशिया की सभ्यता के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। पत्थर के बने मणके लाल, गुलाबी, हरे, नीले, काले आदि कई रंगों के प्राप्त हुए हैं। ये जो कीमती पत्थर के मणके प्राप्त हुए हैं, इन मणकों का प्रयोग संपन्न वर्ग के लोग आभूषणों के रूप में करते थे। वहीं जो मिट्टी के मणके प्राप्त हुए हैं, इन मिट्टी के मणकों का प्रयोग अन्य मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोग करते थे। बड़े आकार के जो मिट्टी के मणके हैं, उन मणकों को जानवरों के गले में पहनाया जाता था। उनके आभूषण जो अन्य आभूषण थे वो सीप, मूंगा, बीज आदि के भी होते थे। ये लोग सींग वाले पशु, कुत्ते, मेंढा, हाथी, गेंडा तथा मानव आकृति वाले मिट्टी के खिलौने भी बनाते थे। मानव आकृतियाँ जो बनाई जाती थी उनमें नाक अत्यंत ही नुकीली बनाई गई है। कृषि, व्यवसाय व रहन सहन। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे। यहाँ से मिलने वाले बड़े बड़े भांड तथा अन्न पीसने के पत्थरों से यह प्रमाणित होता है कि ये जो लोग थे अन्न उत्पादन करते थे, लेकिन कौन सा अन्न पैदा करते थे ये बताना कठिन है। ये अन्न को पकाकर खाते थे। एक बड़े कमरे में बड़ी बड़ी भट्टियाँ मिली है जिनसे ये पता लगता है कि यहाँ सामूहिक भोज और दावतें भी हुआ करती थी। इस भाग में वर्षा अधिक होने और नदी के पास होने से सिंचाई की पर्याप्त सुविधा ये प्रमाणित करती है कि यहाँ अन्न प्रभुत मात्रा में पैदा होता रहा होगा। गेहूँ, ज्वार व चावल का खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता था तथा मछली, बकरी, हिरण, गाय आदि का मांस भी खाते थे। अर्थात यहाँ के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। कपड़ों पर छपाई करने के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं। अतः रंगाई और छपाई का जो व्यवसाय है वो भी विकसित हो चुका था। शरीर से मैल छुड़ाने के जाबे से पता चलता है कि आहड़वासी शारीरिक सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। तौल के बाट वे माप प्राप्त हुए हैं जिससे यहाँ व्यापार वाणिज्य होने का पता चलता है। आहड़ के ऐतिहासिक काल के अन्य उपकरणों में चमड़े के टुकड़े, मिट्टी के पूजा के पात्र और चूड़ियाँ आदि का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आटा पीसने की चक्की भी प्राप्त हुई है तथा बलुए पत्थर के सिलबट्टे भी प्राप्त हुए हैं। मृतक संस्कार। निश्चित ये नहीं कहा जा सकता, परंतु जो ऊपरी सतह पर मिले मनुष्य के अस्थि पंजर हैं, उन अस्थि पंजरों से ये अनुमान लगाया जाता है कि आहड़वासी शवों को गाड़ते थे और मृतकों का जो शव है वो उसका मस्तिष्क उत्तर और पांव दक्षिण दिशा में रखे जाते थे और उसके साथ उसके पहनने के आभूषण भी शवों के साथ गाड़ दिए जाते थे। श्री रतनचंद्र अग्रवाल का कहना है कि आहड़ इस युग की ताम्र पाषाण संस्कृति विशेष का प्रमुख केंद्र था और नदियों के किनारे किनारे इस सभ्यता का प्रसार समूचे बेड़च, बनास व चंबल के कांठे में हो गया। बेड़च बनास के कांठे में भी इस सभ्यता का विस्तार होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। संभवतः आहड़वासी लोग अन्यत्र से आए थे, कहीं अन्य स्थानों से आए थे, अर्थात आहड़ पूरे ऐतिहासिक काल का ऐसा केंद्र था जिसे बाहर से आए लोगों ने स्थापित किया था। इन लोगों ने बनास नदी घाटी के क्षेत्र में बसकर परिवेश का पूरा लाभ उठाया और लगभग 700-800 वर्षों तक यहाँ निवास किया। बनास नदी के कांठे में अब तक लगभग 50 पूरा स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें आहड़, बालाथल, उदयपुर, गिलूंड, राजसमंद, ओजियाना, भीलवाड़ा का उत्खनन किया जा चुका है। आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञान आहड़ के पास उत्खनन से हुआ, अतः इसको आहड़ सभ्यता कहा जाता। आहड़ कस्बा है, आयड़ नदी बहती है यहाँ पास में।
आहड़ सभ्यता का पतन। आहड़ सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा है कि आहड़ का जटिल और समन्वित नागरिक जीवन निसंदेह शताब्दियों के विकास का परिणाम था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भूकंप, आहड़ नदी का प्रवाह या बाढ़ आक्रमण आदि कोई भी नगर विध्वंस का कारण हो सकता है, अर्थात भूकंप से या आहड़ नदी में बाढ़ आ जाने से अथवा बाहरी आक्रमण से इस सभ्यता का विध्वंस हुआ होगा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ सभ्यता का जो समृद्धि काल था वो 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व रहा। आहड़ सभ्यता का संपूर्ण कालक्रम दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो कालखंड है वो नीचे का खंड जिसे ताम्रयुगीन आहड़ सभ्यता कहा जा सकता है, और दूसरा कालखंड जो ऊपर का कालखंड है तांबे के साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग किया गया है, अतः ये लौह युगीन सभ्यता का द्योतक है। तो विद्यार्थियों, आज हमने आहड़ सभ्यता के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।